अपने ना एक बड़ी जोरदार चीज है कि राजाओं के टाइम की हर बात रिकॉर्ड है। लेटर जो राजा उनकी तो हर बात रिकॉर्ड है। मतलब आप यूं मान लीजिए कि एक राजा सुबह उठने के बाद रात तक क्या कर रहा था सब लिखा हुआ है। 7 बज के इतने मिनट पर वो दरबार में आया था, इतने लोगों से मिला था, इस आदमी को उसने इतने इतने रुपए का दान दिया था, इस राजा के आदमी आए हुए थे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद वो इतने बजे खाना खाता है, खाने में ये खाता है, शाम को वापस शिकार करने के लिए जाता है, शिकार में उसके साथ कौन कौन गए थे, शिकार में क्या क्या मार के लाए थे, रात को कितने बजे खाना खाया था, पूरा मेंशन है। इवन ये तक मेंशन है कि कौन सी रानी के लिए नए कपड़े मंगवाए गए थे, वो कपड़ों का कलर क्या था, वो कलर करने वाला कौन था, उस कलर करने वाले को कितने रुपए दिए गए थे। उसमें यह तक मेंशन है कि एक रानी जब मरी तो उसकी संदूक में क्या क्या सामान मिला था, उसके सोने के गहने कितने मिले थे, उसके चांदी के गहने कितने मिले थे, कितने बनवाए हुए थे, कितने मिले थे, लैप्स तो नहीं है। पर क्या इतिहास केवल किताबों से पढ़ा जा सकता है? क्या इतिहास पढ़ने के दूसरे कोई तरीके नहीं होते? खूब सारे तरीके होते हैं इतिहास पढ़ने के। हम आज ये जानेंगे कि इतिहास पढ़ने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हमारे पास। हेडिंग डालिए। और तब मैंने पुरातत्व में बताया था कि भाई आप पुराने किसी अभिलेख को देख के बताओ हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी मूर्ति को देख के बताओ कि हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी बिल्डिंग को देख के बताओ कि हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी मंदिर को देख के बताओ कि हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी पेंटिंग को देख के बताओ हिस्ट्री क्या है। ये जो सारी हिस्ट्री होती है क्या होती है ना? पुराना कोई पुराने टाइम का हथियार मिल गया, अब उस हथियार से आपको क्या पता चलता है कि यार ये कितने साल पुराना हथियार है, मतलब 1000 साल पुराना, तो हमें पता चलता है 1000 साल पहले लोग इस प्रकार के लंबे हथियार रखते थे, छोटे हथियार रखते थे, हाथ में पकड़ने वाले रखते थे, हाथ से फेंक के मारने वाले रखते थे। पता चलता है लोगों की मनोवृत्ति, पता चलती है यार किस प्रकार के लोग थे। हमें 1000 साल पहले की एक पेंटिंग मिली, एक गुफा के अंदर पेंटिंग मिली। इसका मतलब एक तो लोग कहाँ रहते होंगे, गुफाओं के अंदर रहते होंगे। और पेंटिंग के अंदर मान लो एक परिवार सब मिलजुल के शिकार करने जा रहा है, तो हमें पता चलता है ज्वाइंट फैमिली है। हिस्ट्री का मतलब केवल राजाओं की जय पराजय नहीं है। हिस्ट्री का मतलब कतई नहीं है कि फलाना राजा किससे लड़ लिया और कौन से राजा ने कौन सी रानी से शादी कर ली थी। हिस्ट्री ये है ही नहीं। हिस्ट्री का मतलब है वास्तव में सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। उस समय लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, उस समय लोगों की इकोनॉमी के सोर्स कैसे थे, ये जाननी हिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि ये सब पढ़नी चीजें पॉलिटिकल थ्रू होती है कि हम पढ़ते ही हैं कि इस राजा के टाइम में ये हुआ, तो वास्तव में हम पॉलिटिकल चीजें पढ़ रहे होते हैं, पर उनसे निकाल क्या चीजें रहे होते हैं हम, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल में हम ये देखते हैं उस समय लोग कौन से भगवान को मानते थे। हमें कोई एक पुराना अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख के अंदर एक राजा कहता है मैंने यज्ञ किया और यज्ञ से पहले विष्णु भगवान की पूजा की। पता चला ना आज के 2000 साल पहले राजस्थान में किसकी पूजा होती, विष्णु भगवान की पूजा होती थी। आज के 2200 साल पहले राजस्थान में किसकी पूजा होती है, विष्णु भगवान की। हमें पता चलता है कि उस समय विष्णु भगवान को मानने लग गए थे। हमें कोई आज के 2000 साल पुरानी एक मूर्ति मिलती है शिव जी की, इसका मतलब विष्णु जी को भी मानते थे लोग, किसको मान रहे थे। तो ये सारी जो हिस्ट्री पता चलती है, कौन सी हिस्ट्री है, कौन सी है, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल। दूसरी कौन सी किताबें, जो किताबों में लिखी हुई, किताबों में आप कह सकते हो सर संस्कृत की किताब में, हाँ वो भी हो सकती है। आपको सर राजस्थानी किताब में, वो भी हो सकती है। मुसलमान आ गए उसके बाद उनकी भाषा थी फारसी, कौन सी थी भाई, सबसे पुरानी भारत की भाषा कौन सी, संस्कृत। अपने राजस्थान की भाषा कौन सी, राजस्थानी। मुसलमान आ गए उसके बाद की फारसी, और अंग्रेज आ गए उसके बाद की इंग्लिश। हम चार सोर्स देखेंगे, हम संस्कृत की किताबें देखेंगे, हम राजस्थानी की किताबें देखेंगे, हम पर्सियन या फारसी देखेंगे, और हम इंग्लिश देखेंगे। तो वो हमारा लिटरेरी सोर्स हो गया। जैसे एक लिटरेरी सोर्स हमने कल पढ़ा है टोड, कल पढ़ा है टोड। तीसरा क्या लिखा हुआ है पूरा लिखिए, क्या लिखा हुआ है, आर्काइवल। क्या लिखा हुआ है, आर्काइव। जब अपना देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया तो बाद में जब राजस्थान की सरकार बन गई, भारत की सरकार बन गई, तो इन लोगों ने म्यूजियम्स बनाए। क्या बनाए, या मैं एक ज्यादा अच्छा शब्द बताता हूं, इन लोगों बनाए आर्काइव्स। क्या बनाए इन्होंने, आर्काइव, या हिंदी वाला ज्यादा नाम अच्छा होगा आपके समझ में आएगा, अभिलेखागार। क्या बनाए इन लोगों ने, अभिलेखागार। उनके अंदर पुराने रिकॉर्ड्स रखे गए। पुराने रिकॉर्ड्स कैसे, जैसे उनके अंदर लिखा हुआ है कि अपने ना एक बड़ी जोरदार चीज है कि राजाओं के टाइम की हर बात रिकॉर्ड है। लेटर जो राजा उनकी तो हर बात रिकॉर्ड है। मतलब आप यूं मान लीजिए कि एक राजा सुबह उठने के बाद रात तक क्या कर रहा था सब लिखा हुआ है। 7 बज के इतने मिनट पर वो दरबार में आया था, इतने लोगों से मिला था, इस आदमी को उसने इतने इतने रुपए का दान दिया था, इस राजा के आदमी आए हुए थे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद वो इतने बजे खाना खाता है, खाने में ये खाता है, शाम को वापस शिकार करने के लिए जाता है, शिकार में उसके साथ कौन कौन गए थे, शिकार में क्या क्या मार के लाए थे, रात को कितने बजे खाना खाया था, पूरा मेंशन है। इवन ये तक मेंशन है कि कौन सी रानी के लिए नए कपड़े मंगवाए गए थे, वो कपड़ों का कलर क्या था, वो कलर करने वाला कौन था, उस कलर करने वाले को कितने रुपए दिए गए थे। उसमें यह तक मेंशन है कि एक रानी जब मरी तो उसकी संदूक में क्या क्या सामान मिला था।
उसके सोने के गहने कितने मिले थे, उसके चांदी के गहने कितने मिले थे, कितने बनवाए हुए थे, कितने मिले थे, लैप्स तो नहीं है। अब यदि आगे रानी के कोई बेटी बेटा है तब तो वो गहने उसको दिए जाएंगे, यदि रानी के बेटा बेटा नहीं है तो राज्य उनको जब्त करे, राज्य उनको काम मिले। ये तक लिखा हुआ कि एक कोई बिल्डिंग बनी, इसमें कितने रुपए लगे हैं। एक झील है अपने राजसमंद झील, उसके बाहर आज तक वो सूचना पट्टा नोटिस बोर्ड इस पे लिखा हुआ कि इसके निर्माण में 14 साल लगे, बनने में कितने साल लगे, 1,08,07,506 रुपए 25 पैसे। ये तक हिसाब है, पैसे तक का हिसाब है उसमें। और उसमें भी वो कि जो मिट्टी लेके आए थे उनको कितने रुपए दिए, जो ऊंट गाड़ी वाले थे उनको कितने रुपए दिए, जो पत्थरों की गढ़ाई कर रहे थे उनको कितने रुपए दिए, पत्थर गढ़ाई करने वाले लोग कहां से आए थे, सब कुछ मेंशन किया उन्होंने। अब वो जो उनके पुराने रिकॉर्ड्स थे राजाओं के टाइम में, तो राजाओं ने अपने सेफ रखे। अब तो बाद में सरकार ने बनाए आर्काइव्स, क्या बनाए, और उन आर्काइव्स में जाके उनको सेव करने शुरू कर। जैसे आजकल आप कहते हो कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आप मोबाइल में कहते हो कि डिजी लॉकर है, आप कहते हो मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है लॉकर में सेव है, वैसे सरकार ने लॉकर बना दिए जी कुल मिला के। आज ऑनलाइन हो गए, उस समय ऑफलाइन ही थे। बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में सारे रिकॉर्ड्स रख दिए, ये जयपुर के रिकॉर्ड्स है, ये कोटा के रिकॉर्ड्स है, ये जोधपुर के रिकॉर्ड्स है, ये करौली के रिकॉर्ड्स है, भरतपुर के रिकॉर्ड्स है। वो जो सारा सोर्स है वो भी तो सोर्स है हिस्ट्री जानने का, कि एक राजा की एक रानी ने उस दिन इस प्रकार के कपड़े रंगवाए थे, और कपड़े रंगने वाला ये बंदा था। हमें पता चलता ना कपड़े रंगने वाले लोग अलग हुआ करते थे, उनकी भी कोई जाति हुआ करती थी, वो कपड़े रंगने का ही काम करते थे। उसमें यह तक उनके मेंशन रहता है कि कपड़े का जो रंग है वो किस प्रकार से बनाया गया। हमें पता चलता है पहले नेचुरल कलर बनाते थे, उनको बनाने का तरीका क्या हुआ करता था, या वो कौन सा प्रिंट पहनते थे, वो बंदेज पहनते थे, वो चूंदड़ी पहनते थे, वो लहरिया पहनते थे, किस प्रकार का पहनते थे। हमें उनसे ये पता चलता है कि राजा शादी के लिए तैयार हुआ, उसने मोठड़े की पगड़ी बांधी। कौन सी पगड़ी, इसका मतलब है शादी ब्याह में जो पगड़ियां बांधी जाती है कौन सी होती। अब राजा दशहरे के लिए जा रहा था और उसने मदील की पगड़ी बांध ली थी, इसका मतलब राजा दशहरे पे कौन सी पगड़ी बांधता है, मदील की पगड़ी बांधता है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं मदील की पगड़ी कौन से त्योहार पर बांधी जाती है, दशहरे पे। शादी के टाइम में बांधी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, मोठेड़ा। ये सवाल है। ये जो सारी जानकारियां ये मिलती है हमें आर्काइव से। कहां से मिलती है, भारत का जो नेशनल आर्काइव है वो है दिल्ली, कहां पर है, और राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव है वो है अपना बीकानेर। कहां पर है, भारत का नेशनल आर्काइव कहां पे, और राजस्थान का स्टेट आर्काइव कहां पे, बीकानेर। फिर उसकी यूनिट बना ली उन्होंने, उनका भाई एक उसका सेंटर जयपुर में बना दो, एक सेंटर यहां पर भी बना दो, वो अलग है। पर उसको जो मुख्य आर्काइव बना वो कहां पर है अपना। तो हिस्ट्री जानने के 3 सोर्स हो सकते हैं, बताओ कौन कौन से, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख। लिख लो पहले ये। उत्खनन का मतलब जमीन को खोद के जो कुछ मिले उनसे यदि हिस्ट्री हमें पता चलती है तो वो क्या है। जैसे कालीबंगा खोदा, कालीबंगा खोदा, नीचे नालियां मिली, तो हमें पता चला कि आज के 4500 साल पहले, कितने साल पहले हमारे लोगों ने नालियां बना ली थी। यदि वो ना मिलता, यदि हम जमीन को ना खोदते तो उसके बारे में कोई जानकारी है ना। अपने हरियाणा में एक शहर है जिसका एक्सकेवेशन अब तक भी चल रहा है, राखी गड्डी। कौन सा है, हरियाणा में एक शहर है अपना बनावली। कौन सा शहर है, जब बनावली को हमने खोदा तो हमें वहां से वॉश बेसिन मिला। क्या मिला, हमें पता चला अमीर लोग रहते होंगे तो घरों में उन्होंने क्या बना रखे हैं, वॉश बेसिन तक बनवा रखे हैं। आपने कभी एक शहर का नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो, है ना। हमने मोहनजोदड़ो खोदा तो हमें पता चला कि यार उनके सारे मकान पक्की ईंटों के। आज के 5000 साल पहले का शहर है और सारे मकान किसके हैं, पक्की ईंटों के बने थे। हमें पता चला कि लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पक्की ईंटों का। शिव जी की मूर्ति मिल रही है कोई, तो हमें पता चलता है यार शिव जी टाइप के कोई देवता उनके होते होंगे। हो सकता है उनका नाम शिव जी नहीं, उन्होंने और कुछ रख रखा हो, पर देवता तो है। एक मूर्ति मिल जाए इसमें कोई बंदा जैसे बैठा हो जैसे योगा कर रहा हो, तो हमें पता चलता है योग करने वाले लोग भी उस टाइम कोई रहते होंगे। हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें एक लड़की डांस कर रही है, उसी प्रकार से नटराज की मूर्ति डांस करती है, तो हमें लगता है उस समय डांस भी लोग करते थे। ये सब चीजें जो आएगी किसमें आएगी, बोलो जोर से, है ना। जमीन को खोद के जो कुछ प्राप्त किया जाए वो क्या हो गया आपका उत्खनित प्रोसेस। दूसरा क्या है, अभिलेख समझते हो। आप में से किसी ने कोई अभिलेख देखा है, क्या बात करते हो यार, सबने देखा है। रोडवेज बस स्टैंड के बाद नोटिस बोर्ड नहीं देखा। इस रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण अशोक गहलोत के शासनकाल में करवाया गया था। अभिलेख है वो, जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, अभिलेख। ये डिपेंड करता है लिखा हुआ किस पे। मैं कहता हूं आपने जो नोट्स लिख रहे हो अभिलेख है, आपने कागज पे लिखे कागज लेख है, किसी ने पत्थर पे लिख दिया उसको शिलालेख कह दिया। पत्थर चौड़ा था तो शिलालेख, लंबा था तो स्तंभ लेख, किसी ने गुफा के अंदर जाके लिख दिया तो गुहा लेख। जहां कुछ भी कोई दीवारों पर इस प्रकार लिखा हुआ है वो ज्यादातर चीजें क्या आपकी। अच्छा, अभिलेख एक बड़ी जोरदार चीज है। किताबों की जानकारी गलत हो सकती है, अभिलेखों वाली गलत नहीं है। कारण
कि बुक तो ये हो सकती है कि घटना हुई आज, आज कोई इंसिडेंट हुआ और आज के 200 साल बाद कोई बुक लिखे। मैं गांधी जी पर बैठ के बुक लिखूं, गांधी जी की आज के 75 साल पहले मृत्यु हो गई, तो मैं चीजें इधर उधर से पढ़ के लिखूंगा, सुन के लिखूंगा चीजें, हो सकता है थोड़ा हेर फेर आ जाए उन चीजों के अंदर। अभिलेख उसी समय के हैं जिस समय वो घटना हुई थी। अच्छा, जब घटना होती है तब आदमी उसके बारे में ये नहीं सोचता कि इसके बारे में क्या लिखवाना क्या नहीं करना, तब वो घटना ही लिखवाता, इंसिडेंट लिखवाता कि यार ये हुआ है, लिख दो। हो सकता है 100 साल बाद में उसके बारे में अच्छी बुरी बातें हैं, यार इसके बारे में बुरा क्यों लिखे, अच्छा ही लिखे, इसके बारे में अच्छा क्यों लिखे, बुरा ही क्यों लिखे। तो बाद में हेरफेर हो सकती है, लेकिन अभिलेखों में ज्यादा कोई हेरफेर नहीं। अभिलेख हमें दो चीज बताते हैं। हाँ, एक ही चीज है, लेख लिख ले, इसको अभी हटा दे। जो कुछ लिखा हुआ वो अभिलेख है। अब ये पत्थर पे होते तो शिलालेख, लंबे पत्थर पे होते तो स्तंभ लेख, गुफाओं के अंदर लिखे होते हैं गुहा लेख, तांबे पे लिखे होते हैं ताम्र लेख। ये की मतलब, अब दो चीजें पता चलती है। एक तो जब कभी किसी ने कोई इंस्क्रिप्शन खुदवाया उसके ऊपर तारीखें लिखी है। मैं आज खुदवा रहा हूं तो आज की क्या लिखूंगा, डेट, तो डेटलाइन एकदम सही मिलती है। वरना क्या है, बुक आज के 200 साल बाद में लिखी गई, डेटलाइन ऊपर नीचे हो सकती है कि वो कहेगा यार जहां तक मुझे आता था अगस्त के महीने की बात है, पर हो सकता है वो सितंबर की हो सकता है वो नवंबर की हो गया यार मुझे याद आता है 1282 की बात है, क्या पता 84 की हो, 86 की हो, पर अभिलेख तो जब घटना हुई है तब का है, तो एग्जैक्टली डेट है। तो दो चीजें पता चलती है, एक तो उसी टाइम के हैं तो कंटेम्पररी है, एक उनसे डेट पता चलती है तो डेट लाइन हमारी एकदम से डिसाइड हो जाती है। तो इतिहास जानने का सबसे वो सटीक सोर्स कोई होता है, एक्यूरेट जो ज्यादा चीजें बताता है, वो कौन सा होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ताम। हमारे सबके पास गांव के अंदर जमीन है या शहर के अंदर अपने कोई प्लॉट होता है, तो अपने क्या पता ये प्लॉट अपना ही है। आपको सर कागज होते हैं हमारे पास, कौन देता है कागज, राजस्थान की सरकार देती है, भारत की सरकार देती है। क्या कहते हैं उन कागजों को, आपको जो पट्टा, हमारे पास जमीन का पट्टा है, हमारे पास प्लॉट का पट्टा है। अब पट्टे में क्या होता है, तो आजकल क्या होता है, कागज होता है, उस कागज पे लिखा होता है जमीन नंबर इतने से इतने तक फलान जी की है, यही तो होता है। प्लॉट नंबर 56 इनको दिया जाता है, प्लॉट नंबर 58 इनको दिया, यही तो लिखा होता है। उस प्लॉट की साइज लिखी होगी, 30 बाई 45 का प्लॉट है या 60 बाई 80 का प्लॉट है, यहां से लेके यहां तक का प्लॉट है, आगे से उसके एक रास्ता जा रहा है, उसके गार्डन, पूरी लोकेशन लिखी होती है, और ये प्लॉट इनका है। अब उस प्लॉट पे आपके दूसरा कोई कब्जा नहीं कर सकता, और यदि कोई कब्जा करता तो आप सरकार के पास जाओगे कि भाई साहब ये आपका पट्टा, आपने कहा था मेरी है, फलान जी कब्जा करके, पुलिस आके उनके डंडे मारेगी, आपको आपका प्लॉट दिलवाएगी। यही तो होता है। राजाओं के टाइम में ये जो पट्टे थे ये तांबे पे लिख के दिए गए। किस पे लिखे, उनको लगता कागज फट गया तो, घूम गया तो, गल गया तो तांबे की एक पतली सीट लेते, उस तांबे की सीट पे खोद के देते कि जब तक सूरज और चांद रहेगा जमीन फलान जी के पास रहेगी। कब तक, जब तक सूरज और चांद रहेंगे ये जमीन इसके पास रहेगी। इसका मतलब ये जमीन भाई साहब मैं आपको दे रहा हूं। तो वो जो दान पत्र मिले हैं जिनमें जमीनें दान दी हुई है या किसी को जमीन दी गई है, वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, जमीन का राजा माना जाता, सॉरी जमीन का स्वामी माना जाता राजा, कि लैंड का ओनर कौन है, तो कौन है, इसलिए राजा की एक उपाधि होती थी भूपति। क्या बोलते राजा को, भू का मतलब भूमि, पति का मतलब स्वामी, जो जमीन का स्वामी, जमीन का स्वामी कौन है, राजा। मैं मान लो राजा हूं, मैं आपको जमीन दे रहा हूं, तो मैं आपको जमीन का कागज दूंगा, वो जो जमीनों के कागज है वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ताऊ। जैसे ना मैं आगे बताऊंगा आपको कि 1206 ईस्वी का, कब का, 1206 का एक ताम्र पत्र मिला हमें, उदयपुर के पास में जगह पड़ती है आहड़, कौन जगह है, आहड़ से एक ताम्र पत्र मिला है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड ने जमीन का दान दिया। गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड ने जमीन का दान दिया, कहां पे, आहड़, कहां पे, इसका मतलब गुजरात वालों का आहड़ पे कब्जा है। जगह उदयपुर की है, उदयपुर में जो डायनेस्टी थी वो थी गुहिल, कौन सी थी, इसका मतलब गुहिल बीच में हारे हैं, गुजरात वाले चालुक्यों ने कब्जा किया है, और जमीन पर जब उनका कब्जा तो जमीन वही बांटेंगे, उनका मतलब ये हम बांट रहे हैं, ये हमारे वाले ली जानी चाहिए यहाँ पे जमीन। अब वो ताम्र पत्र जानकारी दे रहे हैं ना कि गुजरात वाले बीच में कुछ टाइम तक तो कब्जा कर गए थे। हो सकता है मेवाड़ की हिस्ट्री में बात लिखी ना हो, मेवाड़ वाले लिखवाई ने काटोरे मन, ये नहीं लिख नहीं रहा अपने पे कब्जा हुआ था, किताब में हो सकता नहीं है, पर ताम्र पत्र जानकारी दे गया, तो ताम्र पत्रों से हमें खूब सारी जानकारी मिलती है। अगली चीज क्या है, सिक्के तो आप जानते हो, नॉर्मली कोई सिक्का मिलेगा, अच्छा सिक्कों से गजब जानकारी ये भी मिल जाती है। पहले क्या राजा महाराजा अपना नाम और वो तो लिखवाते ही थे, कई बार वो उस देवता की फोटो भी लिखवा देता जिसकी पूजा करता था। जैसे समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसने सिक्कों पर एक नाम लिखवाया, परम भागवत। क्या लिखवाया, भागवत मतलब विष्णु भगवान होते हैं, भागवत मतलब
परम मतलब सबसे बड़ा, मैं विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, इसलिए मेरा नाम क्या लिख दिया जाए, परम भागवत नाम लिख दिया जाए। तो हमें पता चलता है कि जो गुप्त राजा थे वो कौन से भगवान को मानते, और पहले ये कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी क्या हो जाती है जनता। इसका मतलब जनता भी उस टाइम में कौन से भगवान को ज्यादा मानती होगी, और विष्णु को मानने वाले वैष्णव, विष्णु को मानने वाले, इसका मतलब उसमें वैष्णव लोग थोड़े ज्यादा थे, बाकी वाले थोड़े, बाकी भी रहे होंगे पर ज्यादा संख्या किसकी रही होगी, समुद्रगुप्त का। तो और बड़ा गजब, समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था वो तब नए नए राजा, बड़े राजा, गुप्त के पहले इतने कोई बड़े राजा नहीं थे, अचानक एक डायनेस्टी आई सामने और उन्होंने राज करना शुरू कर दिया, राजा बन गए, पावर आ गई उनके पास। लेकिन जो बाकी राजा महाराजा थे ना, वो उनको राजा मानते नहीं थे। अरे कल के आए हुए नए नए उगे हुए लोग और तुम हमारे बराबर बैठोगे, तुम अपने आप को राजा मानते हो, ठीक है यार, थोड़ी बहुत ताकत आ गई, थोड़ी बहुत जमीन होगी, इसका मतलब हमारे बराबर थोड़ी आ जाओगे। इसलिए गुप्तों को लगता था कि यार राजा तो बन गए, पावर भी आ गई, लेकिन फिर भी लोग अपने को बराबर मानने के लिए तैयार है। क्या किया जाए जिससे लोग अपने को यूं थोड़ा मान ले कि ये भी राजा है। तो क्या कोई पुराने राजा है उनमें अपने शादी ब्याह हो जाए, तो पुराने बड़ों को लगेगा कि लो साहब हम तो आपके साथ के ही लोग हैं। और उस समय एक डायनेस्टी हुआ करती जो किसी टाइम में बहुत पावरफुल थी पर उस टाइम कमजोर हो रही थी, वो थे लिच्छवी। कौन थे, और लिच्छवी बड़े ही सम्माननीय इज्जतदार लोग थे एकदम। और चंद्रगुप्त ने जाके लिच्छवियों की एक राजकुमारी से शादी की, कुमार देवी, क्या नाम था, उसने सिक्कों पे लिखवाया मैंने कुमार देवी से शादी की है, ताकि सबको पता चले कि भाई साहब आप भड़के आदमी नहीं है, हमारी शादी किसके अंदर हो रखी है, लिच्छवियों में हो रखी है। लिच्छवियों की कौन सी राजकुमारी से। अब चंद्रगुप्त का कुमार देवी का जो बेटा हुआ उसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है, नॉर्मली आपसे को पूछता है कि तुम कौन हो तो पापा का नाम बताते हो, ये कहते हो साहब मैं फलान जी का बेटा हूं, मम्मी का थोड़ी बताते हो। भारत का सिस्टम पितृ सत्तात्मक, हम पिता का नाम बताते हैं हम